फ्रेंड्स, कहते हैं जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। आज के इस मोटिवेशन के साथ मैं एम्स लवर आप सभी का एम्स वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मेरा पहला दिन है। पहले दिन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने इस चैनल पे एम्स नोट सेट के लिए बच्चों को प्रिपरेशन करवाऊँगा। फ़िलहाल मैं पी.आर. यादव, प्रहलाद राम यादव बुक प्रेफर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं दूसरी बुक टारगेट हाई बुक है वो प्रेफर करूँगा और तीसरी बुक सॉन्डर्स की एनक्लेक्स प्रेफर करूँगा। पहले जो मैं नोट्स पढ़ाऊँगा या पहले जो मैं प्रिपरेशन करवाऊँगा वो मेरी प्रिपरेशन बेस रहेगी पी.आर. यादव के ऊपर। और पी.आर. यादव के ऊपर हम 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट डे में हम चैप्टर की अभी हम एमएसएन स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट डे हम चैप्टर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। सपोज़ आज हम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं तो पार्ट फर्स्ट में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी पढ़ेंगे और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। देन उसके बाद सेकंड चैप्टर में रेस्पिरेटरी सिस्टम का एमएसएन वाला पोर्शन यानी कि डिजीज़ पोर्शन हम पढ़ेंगे। और थर्ड जो डे हैं, तीसरे दिन हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑल द एमसीक्यूज़ जो कि लास्ट नोटसेट में या और भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टार्ट करते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ब्रीफ नोट्स है जो कि पी.आर. यादव के ऊपर बेस्ड है उस चीज़ को मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे सामने एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का फ्रंट जो कि बेसिक जो डायग्राम है वो आ रहा है कि पी.आर. यादव वैसे अगर बुक देखा जाए ना कि पी.आर. यादव बुक एनक्लेक्स के लिए या और जो मेडिकल के नर्सिंग के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए एक बेसिक बुक है। तो पी.आर. यादव के ऊपर से पहले हम स्टार्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास थर्ड ईयर फोर्थ ईयर है और फोर्थ ईयर के बाद मैं एम्स का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल रहूँगा। देन तो मेरे पास अभी 2 साल है और मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके पास भी मेरे जितना ही अगर टाइम है तो वो मेरे साथ अपनी अपनी प्रिपरेशन तैयार कर ली जाए। और अगर आप लोगों को मेरे ये नोट्स चाहिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल एम्स वाले भैया पे एम्स_वाले_भैया उसके बाद एक और अंडरस्कोर है उस पर डीएम कर सकते हैं। ये जो मेरे नोट्स हैं वहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा दूँगा आपको, वरना मेरे व्हाट्सअप पे आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं मुझे यूट्यूब पे, तो मैं व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा, आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें जिनसे कि लोगों के पास डिटेल्स पहुँच जाए कि मैंने एक चैनल बना रखा है और उस पर मैं लोगों को ऐसे प्रिपरेशन करवाता हूँ और नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ। अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आप लोगों को एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम दिख रहा है जो कि एक बेसिक डायग्राम है। फर्स्ट पेज पे यही डायग्राम आता है कि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बता रखा है कि सबसे पहले तो नेज़ल है, नेज़ल कैविटी है, उसके बाद ओरल कैविटी फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स है, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया, वो आगे जाके डिवाइड हो रही है ब्रोंकस ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में, फिर ये राइट लंग, लेफ्ट लंग, डायफ्राम, ऐसा कुछ बहुत सारे डायग्राम हैं। तो ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का नॉर्मल डायग्राम है। उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के फर्स्ट इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं वापस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एम्स वाले भैया एंड शेयर इट टू द ऑल योर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम एक सिस्टम है, मतलब बॉडी का एक कंडक्टिव सिस्टम है जिसमें हम वो स्टडी करते हैं कि बॉडी में गैसेस के एक्सचेंजेस की स्टडी करते हैं। अगर इंग्लिश में हम डेफिनेशन की बात करें तो इंग्लिश में डेफिनेशन होगी कि रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंजेस इन द बॉडी। रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंजेशन इन द बॉडी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसों का एक्सचेंज होता है कि मेनली अगर देखा जाए कि O2 का इनहेलेशन होता है और CO2 का एक्सहेलेशन होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर एक्सपायरेटरी सिस्टम। अगर स्ट्रक्चर के तौर पर देखें तो 2 भागों में 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं कि फर्स्ट पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर नोज़, फेरिंग्स और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर लाइक टॉन्सिल्स, ओरल कैविटी, ये कुछ ऑर्गन्स आते हैं। और सेकंड जो पार्ट है वो है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर आता है मेनली ट्रेकिया, लेरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स।
ये तो हो गया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन। अब इसके बाद हम डिवाइड करते हैं कि फंक्शंस के अकॉर्डिंग। तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहला जो डिवाइडेशन है वो है कंडक्टिव और डेड पोर्शन। कंडक्टिव और डेड पोर्शन मीन्स है कि वो पोर्शन जो कि एयर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एयर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कंडक्ट एयर इनटू द लंग्स। तो अब इस पोर्शन के अंदर गैस का एक्सचेंजेस नहीं होता, सिर्फ ये एयर का ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर अगर मेनली देखा जाए तो नोज़, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ये वो पाथवे हैं जहाँ से एयर लंग्स तक पहुँचती है। नोज़, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। इसके बाद जो डेड स्पेस है उसके अंदर जो एयर का वॉल्यूम होता है वो 150 ml यानी 150 ml होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन याद करने लायक है कि डेड स्पेस के अंदर एयर का कितना वॉल्यूम होता है, तो ये याद रखने का ये वैल्यू है 150 ml। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है, अगर फंक्शनली डिवीजन में देखते हैं कि फंक्शन के अकॉर्डिंग हम कैसे डिवीजन करते हैं, तो सेकंड पार्ट है रेस्पिरेटरी पोर्शन। ये वो पोर्शन है जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स। पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर गैस एक्सचेंज मतलब कि ये वो पोर्शन है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। मेड अप ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकल्स। अब ये किस किस चीज़ का बना होता है रेस्पिरेटरी पोर्शन? मेनली रेस्पिरेटरी पोर्शन बना होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलार डक्ट, एल्वियोलार सैक और एल्वियोलाई। ये क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे नोट्स में। अब ये सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो रेस्पिरेटरी पोर्शन है वो बना होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलार डक्ट, एल्वियोलार सैक और एल्वियोलाई में। अब जो रेस्पिरेटरी पोर्शन है उसमें टोटल वॉल्यूम कितना होता है एयर का? तो 5 to 6 लीटर। 5 to 6 लीटर रेस्पिरेटरी पोर्शन में एयर का वॉल्यूम होता है। ये भी क्वेश्चन याद करने लायक है, तो इसको भी याद कर लीजिए आप। अब आप देखिए ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम इस तरह से बनाया हुआ है कि इसमें एक लाइन बना रखी है, लाइन ड्रॉ कर रखी है। इसमें ऊपर की साइड ये लिखा हुआ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नीचे की साइड लिख रखा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो आप इसको देख के आराम से समझ सकते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आ रहा है, नेजल कैविटी, टंग, फेरिंग्स, स्टीरियन ट्यूब वगैरह वगैरह बहुत सारी। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ईसोफेगस, ट्रेकिया, लेफ्ट लंग, लेफ्ट ब्रोंकस, स्मॉल ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, इधर डायफ्राम, राइट लंग, राइट ब्रोंकस, रिब्स, लेरिंग्स, बहुत सारे पार्ट्स आ रहे हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। अब सबसे पहला जो ऑर्गन आ रहा है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में से आ रहा है नोज़। नोज़ फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कि नोज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फर्स्ट ऑर्गन है। नोज़ जो बॉडी फेस के जस्ट सामने की ओर होता है, एक कॉन शेप स्ट्रक्चर है, डिवाइडेड बाय सेप्टम इन 2 पार्ट्स। नोज़ 2 भागों में डिवाइड होती है, जो कि जिस वॉल के द्वारा डिवाइड होती है उसे बोलते हैं सेप्टम। नोज़ इज़ लाइन विद द सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियर। नोज़ की जो बाउंड्री होती है यानी जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है वो होती है सीलिएटेड कोल्यूमिनल एपिथेलियल टिश्यू की, जिसमें गोबलेट सेल्स होती है। गोबलेट सेल्स का काम क्या होता है? म्यूकस सीक्रेट करना। म्यूकस सीक्रेट करने से क्या है कि एयर के नोज़ के अंदर जो एयर होती है वो फिल्टर होकर जाती रहती है और ये मैक्रोफेजेस का काम भी करती है। उसके बाद अगर इस म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम राइनाइटिस। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है तो हम इसे बोलते हैं राइनाइटिस। राइनाइटिस कहते हैं क्रोनिक एंड एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड राइनाइटिस। अराउंड द नोज देयर आर 4 पैरानेजल साइनस विच गिव रेजोनेंस टू वॉइस एंड लाइटन स्कल्स। मतलब नाक के चारों ओर यानी नोज़ के चारों तरफ 4 पैरानेजल साइनस होते हैं जो वॉल्यूम को रेजोनेंस मतलब एक अनुनाद प्रोवाइड करवाते हैं। और उसके अलावा हमारा जो स्कल है यानी जो स्कल वाला एरिया है उसका वेट फील नहीं होने देते बॉडी को, उसको हल्का बना के रखते हैं। अब साइनस क्या होते हैं? काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा साइनस क्या होता है। कि साइनस बोन के अंदर एक कैविटी बनी होती है जिसमें कि पूरी तरह एयर फिल्ड रहती है, उसे हम साइनस बोलते हैं। अब कौन कौन से साइनस है? जो 4 साइनस होते हैं, पहला साइनस फ्रंटल साइनस, दूसरा साइनस मैक्सिलरी साइनस, तीसरा साइनस इथेमोइडल साइनस और चौथा साइनस स्फेनोइडल साइनस। ये चारों बोन्स के अंदर साइनस होते हैं, इसलिए बोन के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं। अब जो नाक होती है उसमें एक डक्ट होती है नेजो लेक्रिमल डक्ट। लेक्रिमल डक्ट का काम क्या होता है? एक टीयर सीक्रेट करना। अब जो नेजो लेक्रिमल डक्ट होती है वो आइज से नोज़ की तरफ आइज से नोज़ तक बनी होती है। इसका काम होता है जो आई से जो भी टीयर आ रहा है उसको नोज़ के थ्रू ड्रेन करती है इसको। अब जो नोज़ की ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के बाद जो नोज़ के मेनली अगर हम फंक्शन देखें तो वार्म,
फिल्टर ऑफ एयर, क्लीनिंग ह्यूमिडिटी, द एंटरिंग एयर मतलब एयर को एंटर करवाना, और सबसे बड़ा काम ओल्फेक्शन। ओल्फेक्शन का मीन क्या होता है? द सेंस ऑफ स्मेल। द सेंस ऑफ स्मेल को हम क्या कहते हैं? ओल्फेक्शन। ओल्फेक्शन के लिए जो नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है उसे बोलते हैं ओल्फेक्टरी नर्व। फ्रंट, अब देखो अगर ये नोज़ की जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं हम कि ये दो नोस्ट्रिल्स है, उसके बाद कार्टिलेज है, मैग्जिलरी साइनस, इथेमोइड साइनस, नेजल बोन, फ्रंटल साइनस, ये कहाँ कहाँ पे हैं। उसके अलावा ये जो मैं साइनस अभी आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि फ्रंटल साइनस, स्फेनोइड साइनस, और इसमें दो साइनस ऊपर के वाले डायग्राम में बना रखे हैं कि मैग्जिलरी और इथेमोइड साइनस। तो आप इस डायग्राम से अच्छी तरह समझ सकते हैं इस चीज़ को। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओल्फेक्शन। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि ओल्फैक्टरी नर्व जिसमें कि ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ओल्फेक्शन यानी सेंस ऑफ स्मेल के लिए, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? ओल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज, कि नोज़ का ओल्फैक्टरी एपिथेलियम वाला पार्ट है वहाँ सिचुएटेड होती है। नर्व फाइबर्स ऑफ ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पास थ्रू क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमोइड बोन टू फॉर्म ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट। कि ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट क्या होता है वो बता रखा है कि नर्व फाइबर्स जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर के थ्रू पास आउट होके क्रिब्रिफॉर्म प्लेट पे एक वो प्लेट बनाती है। सेंस ऑफ स्मेल इज परसीव्ड बाय ओल्फैक्टरी एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन टेम्पोरल लोब। मतलब कि जो सेंस ऑफ स्मेल है, मतलब स्मेल का जो सेंस है वो कहाँ रिसीव होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन टेम्पोरल लोब। कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो जो ब्रेन के टेम्पोरल वाले लोब में सेंस ऑफ स्मेल परसीव होता है। अब एक डिजीज़ का आगे डिस्क्रिप्शन आ रहा है छोटा सा। एक कंजेनाइटल ओकल्जन ऑफ द पासेज बिटवीन द नोज एंड फेरिंग्स बाय ए बोनी और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड कोइनल एट्रेसिया। कोइनल एट्रेसिया एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जिसमें नेजल जो ओपनिंग है यानी नोसिस्टल्स कहा जाता है उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन और एक्सप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। ये बच्चों में ही ये बीमारी होती है, कंजेनाइटल होती है मतलब जन्मजात होती है, तो उसे बोलते हैं कोनल एट्रेसिया। मतलब कोनल एट्रेसिया का मतलब अगर सीधा सीधा समझा जाए तो नोसिस्टल्स में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आ रहा है नाक के बाद में, आई मीन नोज़ के बाद में, वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये एक फनल शेप्ड ऑर्गन है। फनल शेप मतलब कीप नुमा, कि आगे से थोड़ा चौड़ा और पीछे से थोड़ा सकरा। उसके बाद कॉमन पासवे फॉर एयर एंड फूड, मतलब ये कॉमन पासवे हैं जहाँ से एयर और फूड दोनों एक बार के लिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। जो एयर पास होती है वो नाक से लेरिंग्स की तरफ मतलब नोज से लेरिंग्स की तरफ होगी, और जो फूड पासेज है ये माउथ टू ईसोफेगस होगी। मतलब नोज टू लेरिंग्स और माउथ टू ईसोफेगस दोनों के बीच में फेरिंग्स होता है। अब अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो पोस्टीरियर टू नेजल एंड ओरल केविटी, मतलब नेजल और ओरल कैविटी के बिल्कुल पीछे की साइड में, और एंटीरियर टू सर्विकल वर्टिब्रा, और सर्विकल वर्टिब्रा के आगे की साइड में। मतलब कि अगर कौन सी सर्विकल वर्टिब्रा देखा जाए तो टिल फोर्थ सर्विकल वर्टिब्रा, कि जो फोर्थ सर्विकल वर्टिब्रा या C4 जिसे बोलते हैं वहाँ तक ये होगी। अब पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स की बात करें, पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट नेजो फेरिंग्स, दूसरा ओरो फेरिंग्स, तीसरा लेरिंगो फेरिंग्स। सॉरी। अब ये जो 3 पार्ट्स हैं नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स यानी लेरिंगोफेरिंग्स को ही हम हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं। आप ये डायग्राम देख के समझ सकते हैं कि फेरिंग्स कहाँ कैसे सिचुएटेड होती है। नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स जो होती है वो फर्स्टली बिहाइंड द नोज होती है, मतलब नाक के पीछे होती है। ऑन लेटरल वाल देयर आर 2 ओपनिंग्स ऑफ ऑडिटरी ट्यूब फ्रॉम बोथ मिडल ईयर्स। जो इसकी दोनों लेटरल वाल होती है, साइड्स की दोनों वाल होती है, वहाँ पे ओपनिंग होती है जो कि मिडल ईयर से आती है। ऑन द पोस्टीरियर वाल देयर इज फेरिंजियल टॉन्सिल्स कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, और पीछे की साइड में यहाँ पे फेरिंजियल टॉन्सिल्स होते हैं जो कि लिम्फोइड टिश्यू के बने होते हैं। ओरोफेरिंग्स सेकंड पार्ट है। ओरोफेरिंग्स ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, जो कि ओरल केविटी के पीछे होता है, वो ओरल पार्ट ऑफ फेरिंग्स है। पोस्टीरियर टू ओरल केविटी, देखो मैं क्या कहा था कि ओरल केविटी के जो पीछे होता है वो ओरोफेरिंग्स होता है। एक्चुअली जो फेरिंग्स के नाम है वो उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग ही है, और जो इसकी जो बाउंड्री बनी होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ एब्रेशन ऑफ फूड, क्योंकि यहाँ पे फूड के एब्रेशन यानी फूड से घर्षण लगने के चांसेस होते हैं, उसको प्रिवेंशन करने के लिए हम स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस एपिथेलियल की लाइन होती है यहाँ पे।
इट कंटेंस 2 पेयर ऑफ टॉन्सिल्स। यहाँ पे 2 पेयर टॉन्सिल्स के पाए जाते हैं जो कि टंग्स के रूट में लोकेटेड होते हैं। फर्स्ट इज पैलेटाइन टॉन्सिल्स, दूसरा सेकंड है लिंगुअल टॉन्सिल्स। पैलेटाइन टॉन्सिल्स को हम फोशियल टॉन्सिल्स भी कह सकते हैं। एंड थर्ड पार्ट इज लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स जो पोस्टीरियरली ओपन होता है ईसोफेगस में और एंटीरियरली ओपन होता है लेरिंग्स में, ये दोनों के बीच में होता है। इट हैज़ सेम फंक्शन लाइक ओरोफेरिंग्स, मतलब इसका वही काम है जो सेम फंक्शन ओरोफेरिंग्स का है। अब टॉन्सिल्स क्या होते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन होगा टॉन्सिल्स क्या होता है। टॉन्सिल्स ए मास लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मेड ऑफ ए लिम्फोइड टिश्यू, सॉरी ये टी ऐसे बनेगा, ए मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू या कलेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। 3 टाइप के टॉन्सिल्स होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, फेरेंजियल टॉन्सिल्स जिसे एडिनोइड्स भी कहते हैं, और लिंगुअल टॉन्सिल्स। अब उसके बाद सेकेंड है लेरिंग्स, नेक्स्ट है लेरिंग्स। लेरिंग्स इज नोन एज वॉइस बॉक्स एंड साउंड बॉक्स, शॉर्टेस्ट पासवे फ्रॉम लेरिंगोफेरिंग्स टू ट्रेकिया। मतलब एक छोटा सा पासवे है जो लेरिंगोफेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में है। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो C4 से C6, मतलब ये C4 वर्टिब्रा से C6 वर्टिब्रा तक होगा। वाल ऑफ लेरिंग्स मेड ऑफ ए 3 पीस ऑफ कार्टिलेज। जो लेरिंग्स की वाल होती है वो 3 तरह के कार्टिलेज से बनी होती है। 3 कार्टिलेज उसमें पेयर में होंगे और 3 कार्टिलेज उसमें सिंगल्स में होंगे। जो 3 कार्टिलेज पेयर्स में होंगे वो क्या होंगे, कौन कौन से होंगे, क्यूनिफॉर्म, कॉर्निक्यूलेट और एरेटेनॉइड। टोटल मिला के हो गए 6, मतलब 3 कार्टिलेज जो पेयर में हैं वो 6 हो गए टोटल, क्यूनिफॉर्म, कॉर्निक्यूलेट और एरेटेनॉइड। उसके अलावा जो 3 कार्टिलेज सिंगल्स में उसमें थायराइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज, तो 6 और 3 मिला के 9 हो गए टोटल। द साइज ऑफ लेरिंग्स इन मेल लार्जर देन फीमेल ड्यू टू लार्जर थायराइड कार्टिलेज। जो साइज होती है लेरिंग्स की वो फीमेल्स की तुलना में मेल्स में बड़ी होती है, क्योंकि उनमें एक एडम सेपल होता है और थायराइड कार्टिलेज बड़ा होता है। बाय इन्फ्लुएंसिंग ऑफ मेल सेक्स हार्मोन विच कोजेज डीप वॉइस इन मेल। जो थायराइड कार्टिलेज होता है ये भी बड़ा होने का रीज़न है कि ये मेल सेक्स हार्मोन की वजह से बड़ा होता है, जिसकी वजह से मेल की जो आवाज़ होती है वो डीप होती है, उसका डीप वॉइस यानी हाई पिच साउंड होता है मेल का। इसके बाद द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लेरिंग्स फ्रॉम 2 पेयर ऑफ फोल्ड। इसकी जो लेरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये 2 फोल्ड से बनी होती है। सुपीरियर फोल्ड को बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड और इंफीरियर फोल्ड को बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड। साउंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। जो साउंड होता है ये दोनों फोल्ड के वाइब्रेशन से होता है, जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज़्यादा साउंड होगा। नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो ये है एक लेरिंग्स का डायग्राम, ये एपिग्लोटिस, ये थायराइड कार्टिलेज, ये हायोइड बोन, उसके पीछे की साइड में साउंड बॉक्स है। एपिग्लोटिस है अपर मोस्ट कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स। जो सबसे ऊपर कार्टिलेज होगा लेरिंग्स के वो एपिग्लोटिस होगा। लोकेटेड पोस्टरली टू द रूट ऑफ टंग, जो रूट ऑफ टंग है उसके पीछे की साइड लोकेटेड होगा, और कवर्स द एंट्रेंस ऑफ द लेरिंग्स व्हेन इंडिविजुअल स्वेलोज, और लेरिंग्स को कवर करेगा अगर कोई भी आदमी स्वेलो करता है तो। उसके बाद ट्रेकिया इज कॉल्ड ऑल्सो विंड पाइप। विंड पाइप मतलब जिस पाइप में से एयर पासेज हो सके, इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है। पासेज वे फॉर एयर लाइज एंटीरियर टू ईसोफेगस। एयर के लिए एक पासेज वे है और एंटीरियर टू ईसोफेगस मतलब ईसोफेगस की साइड, सामने की साइड में रहता है। वाल ऑफ ट्रेकिया की वाल 4 कंपोनेंट से मिलकर बनती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, हाइलिन कार्टिलेज, एडवेंशिया, जो कि एक्सटर्नल से इंटरनल है। एक्सटर्नल में म्यूकोसा होगी, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर हाइलिन कार्टिलेज, फिर एडवेंशिया। म्यूकोसा होती है जो सीलिएटेड कोलिमेनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, और सब म्यूकोसा और एडवेंशिया है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। द वाल ऑफ ट्रेकिया मेनली कंपोज्ड ऑफ 60 to 12 सी शेप रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। जो ट्रेकिया की वाल्व होती है जो 16 से 20 सी शेप रिंग की, मतलब सी शेप की रिंग की तरह बने हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, जिसको अगर हम हाथ से फील करें तो गले से फील भी कर सकते हैं। 8T5 ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। कि जो T5 वर्टिब्रा है वहाँ पे ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में। अब ये देखिए ये एक ट्रेकिया है, ये यहाँ पे T5 आ जाएगा इस जगह, ये जगह T5 है, यहाँ पे डिवाइड हो गई। इस डिवाइड होने वाले पार्ट को बोलते हैं कैरिना।
ब्रोंकाई, ब्रोंकोल्स और एल्वियोलाई। राइट प्राइमरी ब्रोंकस गोज इनटू राइट लंग। जब अब ये ट्रेके डिवाइड हो गई कि राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई है। तो जो राइट वाली प्राइमरी ब्रोंकाई है वो उसमें राइट लंग में जाएगी और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस है वो लेफ्ट लंग में जाएगा। द पॉइंट वेयर द ट्रेकिया डिवाइड्स इज नोन एज कैरिना। जहाँ ट्रेकिया डिवाइड होता है, जिस जगह ट्रेकिया डिवाइड होता है उसे कैरिना कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, ये कैरिना वाला पार्ट है। राइट प्राइमरी ब्रोंकस इज मोर वर्टिकल, शॉर्टर एंड वाइडर देन द लेफ्ट ब्रोंकस। तो राइट जो प्राइमरी ब्रोंकस है वो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस से ज़्यादा वर्टिकल होता है, ज़्यादा शॉर्टर होता है और ज़्यादा वाइडर होता है। अब जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है वो आगे जाके 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि राइट लंग्स में तीन लोब होते हैं, इसलिए वो 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस है वो 2 सेकेंडरी ब्रोंकाइड में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट लंग में 2 लोब ही होते हैं। ये आगे मिलकर टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाकर टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं, जिसे बोलते हैं सेगमेंटल ब्रोंकाई। राइट लंग हैव 10 सेगमेंटल ब्रोंकाई। ये फ्रेंड्स याद करने वाला क्वेश्चन है कि राइट लंग में 10 सेगमेंटल ब्रोंकाई होती है और लेफ्ट लंग में 8 सेगमेंटल ब्रोंकाई होती है। क्यों? क्योंकि राइट लंग बड़ा होता है और लेफ्ट लंग छोटा होता है। ब्रोंकाई के बाद, सेगमेंटल ब्रोंकाई के बाद ये बढ़ जाता है आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स आगे जाके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल का डायमीटर 1 mm से छोटा होता है। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, इनका डायमीटर 0.5 mm होता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आगे जाके एल्वियोलर डक्ट में डिवाइड हो जाते हैं, इनका डायमीटर होता है, ये 25 गुना छोटे होते हैं ट्रेकिया से। ये ट्रेकिया से 25 गुना छोटे होते हैं। अब एल्वियोलर डक्ट आगे जाके एल्वियोलर सेक में और एल्वियोलर सेक आगे जाके सबसे छोटी यूनिट एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाती है। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल से लेके एल्वियोलाई तक की यूनिट को बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी यूनिट। मेनली गैस का एक्सचेंज यहीं होता है, इसी जगह होता है रेस्पिरेटरी यूनिट में। गैस एक्सचेंज लोकेशन रेस्पिरेटरी यूनिट। वॉल ऑफ रेस्पिरेटरी यूनिट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। रेस्पिरेटरी यूनिट की जो वाल होती है, मतलब ये जिस टिश्यू से कंसिस्ट होते हैं उसको बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अब एक लंग्स कंटेन करता है 300 मिलियन एल्विलाई, मतलब एल्विलाई ये सबसे छोटी यूनिट है, उसमें मतलब एक लंग्स के अंदर 300 मिलियन की क्वांटिटी होगी। एल्विलाई जो होती है तो 2 तरह की सेल के सब मिलकर बनी होती है। पहली टाइप फर्स्ट एल्वियुलर सेल, टाइप सेकंड एल्वियुलर सेल। टाइप फर्स्ट एल्वियुलर सेल्स होती है वो 90% होती है, जबकि टाइप सेकंड एल्वियुलर सेल होती है वो 5% होती है। टाइप फर्स्ट एल्वियुलर सेल है जो स्क्वेमस एपिथेल की बनी होती है और इनका काम होता है गैस एक्सचेंज का, जबकि टाइप सेकंड एल्वियुलर सेल क्यूबोइडल एपिथेल टिश्यू की बनी होती है और इनका काम होता है एल्वियुलर फ्लूइड और सर्फेक्टेंट को सीक्रेट करना। अब सर्फेक्टेंट क्या होता है? सर्फेक्टेंट होता है फॉस्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन का मिक्सचर। इसका काम होता है जो एल्वियुलर फ्लूइड है उसकी सरफेस टेंशन को लो करना और रिड्यूस द टेंसिटी ऑफ एल्विलाई इन एल्विलाई टू कोलैप्स, और जो एल्विलाई होती है उसकी टेंसिटी को रिड्यूस करना जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो सके। अब जो बच्चे हैं उनमें अगर सर्फेक्टेंट बचपन से कम होता है तो इसे बोलते हैं एटीलैक्टेसिस। एब्सेंस ऑफ सर्फेक्टेंट इन इन्फेंट कोज कोलैप्स ऑफ लंग्स। ये एक बीमारी है जिसे बोलते हैं एटीलैक्टेसिस की। अगर बच्चे में सर्फेक्टेंट कम है तो उसकी वजह से लंग्स का कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं एटीलैक्टेसिस। इसका दूसरा नाम भी है, इट इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी RDS। RDS का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स नोट सेट में कि इट इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। मतलब RDS क्या होता है? RDS का मतलब ये होता है कि अगर बच्चे में सर्फेक्टेंट नहीं है, सर्फेक्टेंट्स की एब्सेंस है, तो उसे एक डिजीज़ होगी, इसे बोलेंगे एटीलेटिक्सिस या उसे बोलेंगे RDS। RDS के अलावा इसका एक दूसरा नाम भी है हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़, HMD। सेम क्वेश्चन है कि अगर बच्चे में सर्फेक्टेंट की कमी है तो कौन सी डिजीज़ है? ऑप्शन एटीलेटिक्सिस, RDS और HMD तीनों सही है। उसके बाद अगर सर्फेक्टेंट की कमी अगर किसी एडल्ट में हो तो उसे बोलेंगे ARDS, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। मतलब कि बच्चे में कमी है, सर्फेक्टेंट की एब्सेंस है, तो वो होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और एडल्ट में है तो वो एडल्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सॉरी।
ये आप देख सकते हो कि एल्विलाई की स्ट्रक्चर कैसी है। अब उसके बाद लंग्स मेजर ऑर्गन है जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। पेयर कॉन शेप ऑर्गन इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में होता है पेयर्ड ऑर्गन होता है, मतलब दो होते हैं और कॉन शेप होते हैं। लंग्स के जो पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर वाला पार्ट एपेक्स, सबसे नीचे वाला पार्ट बेस, उसके अलावा अपर बीच का कोस्टल सरफेस और मिडल बीच का मेडिकल सरफेस। एपेक्स पार्ट अबाउट 1 इंचेस अबोव द मिडल थर्ड ऑफ क्लेविकल, मतलब कि क्लेविकल जो बोन है उसके मिडल में रहेगा लगभग 1 इंच ऊपर एपेक्स पार्ट, और बेस पार्ट होगा वो डायफ्राम के ऊपर अटैच्ड होगा। फिर उसके बाद राइट लंग में कितने लोब होते हैं, मैंने पहले ही बताया था 3 लोब होते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट लंग से बड़ा है। पहला लोब सुपीरियर, दूसरा मिडल, तीसरा इन्फीरियर। उसके बाद लेफ्ट लंग छोटा होता है क्योंकि यहाँ पे एक जो स्पेस है वो अपने हार्ट द्वारा थोड़ा ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है, इसलिए इसमें 2 ही लोब होते हैं, एक इन्फीरियर और एक सुपीरियर। लंग्स आर कवर्ड बाय 2 लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन। लंग्स जो कवर होते हैं, लंग्स के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है सीरस मेम्ब्रेन की, जो 2 होती है नंबर में, उसे बोलते हैं हम प्लूरल मेम्ब्रेन। इसका मेन काम होता है कि लंग्स को एनक्लोज करना और प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल इंजरी से। जो आउटर लेयर होगी उसे बोलेंगे पेराइटल प्लूरा, और जो इंटरनल लेयर होगी उसे बोलेंगे विसरल प्लूरा। दोनों लेयर को एक साथ तो बोलेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन, और आउटर वाली को अगर सेपरेटली बोलेंगे तो पेराइटल प्लूरा, और इनर वाली को बोलेंगे तो विसरल प्लूरा। अब जो इन दोनों प्लूरल जो मेम्ब्रेन होती है इनके बीच में एक स्पेस होता है, उसे बोलेंगे प्लूरल केविटी। और प्लूरल केविटी के अंदर जो फ्लूइड होगा उसे बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड की जो नॉर्मल वैल्यू होगी 50 ml होगी। उसके अलावा एक दिन में कितना बनेगा, तो 0.52 kg, 0.52 ml अकॉर्डिंग टू kg कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ फ्लूइड क्या है, 0.52 ml पर kg, मतलब ये बनेगा 0.52 ml पर kg। अगर 1 किलो का आदमी है तो उसमें एक दिन में 0.52 ml kg बनेगा। मतलब कि अगर 40 से 60 किलो का कोई आदमी है तो उसमें 20 से 30 ml पर डे का बनेगा। और नॉर्मल वैल्यू कितनी है प्लूरल फ्लूइड की एक एडल्ट में, 50 ml। इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन को बोलेंगे प्लूराइसी या प्लूराइटिस। अगर एक्सेस ऑफ फ्लूइड कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस, जो प्लूरल स्पेस में जो प्लूरल फ्लूइड है अगर उसकी एक्सेस बढ़ जाता है, मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है कि 50 ml से ज़्यादा, वो 100 ml हो गया, तो उसे बोलेंगे प्लूरल इफ्यूज़न। क्या बोलेंगे फ्रेंड, उसे बोलेंगे प्लूरल इफ्यूज़न। अगर प्लूरल फ्लूइड की जो अमाउंट है वो 50 ml से ज़्यादा हो गई तो उसे बोलेंगे प्लूरल इफ्यूज़न। अगर फ्लूइड में वाटर मिक्स हो गया और उसकी अमाउंट बढ़ गई तो उसे बोलेंगे हाइड्रोथोरेक्स। अगर फ्लूइड में ब्लड मिक्स हो गया और फिर उसकी अमाउंट बढ़ गई तो उसको बोलेंगे हीमोथोरेक्स। और फ्लूइड में पस फॉर्म होकर फिर अमाउंट बढ़ गई तो उसे बोलेंगे पायोथोरेक्स या एम्पाइमा। ये कौन से फ्लूइड की बात हो रही है, प्लूरल फ्लूइड की बात हो रही है कि अगर प्लूरल फ्लूइड की अमाउंट बढ़ गई तो उसे बोलेंगे प्लूरल इफ्यूजन। अगर अमाउंट के साथ वाटर और फ्लूइड, अमाउंट में वाटर और फ्लूइड दोनों मौजूद है तो उसे बोलेंगे हाइड्रोथोरेक्स। अगर फ्लूइड में ब्लड और फ्लूइड दोनों है तो उसे बोलेंगे हीमोथोरेक्स। और फ्लूइड में पस और फ्लूइड है तो उसे बोलेंगे पायोथोरेक्स। इसके बाद हम लंग्स के मतलब अभी एनाटॉमी पढ़ने के बाद में अब आ रहा है पीएफटी की। लंग्स की कुछ कैपेसिटी और वॉल्यूम होती है, उससे बोलते हैं हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी। पीएफटी क्या होता है, टेस्ट इज़ यूज टू इवैल्यूएट द कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, की रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंडीशन को इवैल्यूएट करने में काम आता है कि अब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सही है, सही तरह से काम कर रहा है या इसमें कोई मिस्टेक्स है। पीएफटी कैरिड आउट द बाय स्पायरोमीटर और रेस्पायरोमीटर। पीएफटी करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे या तो स्पायरोमीटर बोलते हैं या रेस्पायरोमीटर बोलते हैं। पीएफटी कैरिड आउट द मेजरिंग लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी। पीएफटी में जो मेन चीज़ हम मेज़र करते हैं वो लंग वॉल्यूम है या लंग कैपेसिटी है। लंग वॉल्यूम क्या होती है, लंग वॉल्यूम 4 तरह से होती है। लंग वॉल्यूम 4 तरह की होती है। पहली है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में लंग्स में कितनी एयर भरी जाती है, एक बार की नॉर्मल रेस्पिरेशन में लंग्स में कितनी एयर भरी जा सकती है उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की जो नॉर्मल वैल्यू है 500 ml होती है। अब 1 मिनट में जो टाइडल वॉल्यूम है कितनी होती है, मिनट वेंटिलेशन बोलते हैं कि 1 मिनट की टाइडल वॉल्यूम को हम जो टर्म बोलेंगे वो बोलेंगे मिनट वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन का फॉर्म क्या होता है, ब्रीथ पर मिनट इंटू
टाइडल वॉल्यूम। अब 1 मिनट की ब्रीथ कितनी है, सपोज दैट 12 ब्रीथ पर मिनट आ रही है नॉर्मल वैल्यू, और टाइडल वॉल्यूम कितना है 50 ml, तो 1 मिनट के अंदर कितना वेंटिलेशन आएगा 6000 ml का। सेम ऐसे ही अब एयरव्यूलर वेंटिलेशन कितना होता है कि कितना जो एयर है वो हमारे यूज़ हो रहा है, तो ब्रीथ पर मिनट ब्रैकेट में उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइडल वॉल्यूम, लेकिन उसमें से हम माइनस कर देंगे डेड स्पेस। फ्रेंड याद करिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेड स्पेस बताया था कि जो बॉडी का डेड स्पेस वैल्यू होता है वो 150 ml होता है। और डेड स्पेस किसे कहते हैं कि जो डेड पोर्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें जितनी एयर भरी रहती है उसे हम डेड स्पेस बोलते हैं। तो डेड स्पेस कितना है 150 ml। टोटल टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml, इसमें से इसको माइनस करेंगे और टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 4200 ml इसका एल्वेोलार वेंटिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो ये आप लंग्स का डायग्राम देख सकते हैं कि ये लंग्स वगैरह की स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व का मतलब है कि एक बार में फोर्सफुली कितनी एयर अंदर इनहेल करी जाती है, अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर टाइडल वॉल्यूम की। एक बार टाइडल वॉल्यूम हमने ले ली, मतलब एक बार क्वाइट रेस्पिरेशन ले लिया, और उसके बाद हम इंस्पायरेशन में कितना फोर्स लगा के कितनी ml एयर अंदर ले सकते हैं। तो इंस्पायरेशन को बोलते हैं शॉर्ट में एब्रिवेशन में IRV। तो IRV की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 3300 ml है। उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सेम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की तरह है कि एक बार टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद में, एक बार नॉर्मल अमाउंट लेने के बाद में, उसके बाद कितनी एयर एक्सपायर्ड की जा सकती है, एक्सपेल आउट की जा सकती है फोर्सफुली, वो है 1000 ml। और उसके बाद एक नेक्स्ट जो टर्म है, नेक्स्ट वॉल्यूम है रेजिडुअल वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन की। एक्सपायरेशन जैसे इंस्पायरेशन तो हमने किया फोर्सली 3300 और एक्सपायरेशन किया 1000 ml, तो बाकी का जो 2300 ml है या और कितना अमाउंट वो अंदर बचा है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम ये है कि फोर्सफुली एक्सपेल आउट करने के बाद में भी एयर का कितना पार्ट अंदर रह जाता है, एयर का कौन सा पार्ट अंदर रह जाता है, उसे बोलते हैं 1200 ml। उसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 1200 ml। अब आप बोलेंगे कि रेजिडुअल वॉल्यूम का काम क्या है बॉडी में, भैया ये बहुत ज़रूरी है। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है कि इट इज़ एसेंशियल टू कंटिन्यूस गैस एक्सचेंज और कीप द एल्वियोलाई ओपन। रेजिडुअल वॉल्यूम का जो काम है ना भैया, बहुत ज़रूरी काम है। इसका काम है कि गैस एक्सचेंज को कंटिन्यू बनाए रखना और उसके अलावा जो एल्वियोलाई है उसको ओपन रखना। अब लंग्स वॉल्यूम की तो बात हो गई, उसके बाद आती है लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी होता है कि दो या दो से अधिक लंग वॉल्यूम का एक साथ कैलकुलेशन। जैसे कि सपोज डेट किया जाए फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब होता है कि ERV और RV, मतलब कि एक्सपेक्टरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम का जो टोटल है वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। मतलब 1000 और 1200 इज इक्वल टू 2200 ml, ये है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब कि आदमी ने, मतलब कि एक पर्सन या एक इंडिविजुअल टोटल फोर्सफुली और नॉन फोर्सफुली कितनी एयर अपने अंदर लेके जा सकता है, मतलब टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना अंदर लेके जा सकता है, तो दोनों की टोटल वैल्यू है 3800 ml। इसके बाद थर्ड जो कैपेसिटी है वो है वाइटल कैपेसिटी, मतलब कि एक बार में एक जो इंडिविजुअल है वो कितना नॉर्मल जो इंस्पायरेशन करने के बाद में फोर्सफुली एक्सपायरेशन भी कर सकता है और इंस्पायरेशन भी कर सकता है। तो जो टोटल वाइटल कैपेसिटी है वो एक लंग की 4800 ml है, यानी 4800 ml है। उसके बाद टोटल लंग्स कैपेसिटी है, ये टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV और RV सबका कैलकुलेशन है, जो कि 600 ml है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ, आई होप कि आपको नोट समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है नोट से रिलेटेड या किसी को नोट्स चाहिए हो तो वो प्लीज़ मुझे DM या कमेंट कर सकता है। अगर मेरे पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई है। कोशिश करूँगा कि मैं आगे जाके उस चीज़ को सुधारूँ, और जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो वो भी प्लीज़ मुझे DM करें या कमेंट करके बता दीजिए। मैं
कोशिश करूँगा कि वो सब चीज़ें आगे से मिस्टेक मैं ना करूँ और आपकी डाउट्स क्लियर करता जाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ लास्ट बार एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। नेक्स्ट पार्ट आपको उसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज़ और डिसऑर्डर्स पढ़ाएंगे, तो प्लीज़ वेट करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।